नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर के लिए जैसे कि हम आपको वन लाइनर मैराथन के रूप में करा रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट की। इससे पहले हमने आरंभिक स्तर वाला जो आपका सब्जेक्ट है उसके प्रश्न देखे थे वन लाइनर के, जिसका सेकंड पार्ट आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। और कंप्लीट प्लेलिस्ट सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट में और साथ साथ टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। आज हम देखेंगे जो आपका सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन और एवं प्रशासन। तो शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन के अंतर्गत जितने भी आपके प्रश्न दे रखे हैं उसको टोटल दो पार्ट में हम देखेंगे। आधे प्रश्न पहले पार्ट में, बाकी सेकंड पार्ट में, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। और प्रश्न काफ़ी हैं तब भी लगभग जो वीडियो है आपका लगभग आधे घंटे से तक आसपास जो है वो रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि संस्थागत नियोजन से आपका क्या आशय है। 2019 में सबसे लेटेस्ट में जो है वो पूछा गया था। तो WH बूच जो है उनके अनुसार यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है कि किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त जो साधन है या उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना हो उसके आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना जो है वो कहलाता है। इसको थोड़ा सा आप एक विद्यालय से जोड़ के समझिए। जैसे विद्यालय होता है उसके भी कुछ ना कुछ संस्थागत नियोजन के अंतर्गत अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। तो वो किस आधार पर उनको डिसाइड करता है, सबसे पहले तो ये देखता है कि इस समय उसकी कितनी क्या आवश्यकता है, उसके पास कितने साधन हैं और जिनके प्राप्त होने की संभावना कितनी है। उसी पर सारी चीजें तो बेस्ड होती हैं। तो उस पर बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना जो है वो कहलाता है या संस्थागत नियोजन इनके अनुसार हो जाएगा। देखिए, जब किसी के अनुसार कोई डेफिनेशन होती है तब आपको उसी प्रकार से लिखनी है। जब आप पर्टिकुलर किसी के नाम से नहीं लिख रहे हैं, नॉर्मली लिख रहे हैं, तब आप जो है किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। अगला है संस्थागत नियोजन का अर्थ। तो पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए तथा भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए योजना निर्माण की ही प्रक्रिया को नियोजन के नाम से जाना जाता है। तो जो अभी हमने डेफिनेशन देखी थी उसी को आप लिख सकते हैं कि पूर्व निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में किए जाने वाले कार्यों के लिए जो योजना निर्माण की प्रक्रिया होती है उसे हम नियोजन कहते हैं। ऊपर जो प्रश्न आया था वो संस्थागत नियोजन था, संस्थागत स्तर पर यहाँ पर केवल नियोजन पूछा गया। सिंपल सी डेफिनेशन है। अगला कह रहा है कि विद्यालय प्रबंधन से आपका क्या समझते हैं। तो विद्यालय प्रबंधन से अभिप्राय किसी भी संगठन या संस्था द्वारा अपने विकास और लक्ष्यों की पूर्ति के लिए योजना बनाना और उसका बेहतर क्रियान्वयन करना तथा इसके लिए सामूहिक रूप से सतत प्रयास करना, ये सारी चीज आपका विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य दायित्व किसका होता है। तो प्रधानाचार्य का होता है, आप सभी देखते भी हैं। अगला है विद्यालय प्रबंधन की दो विशेषताएं लिखिए। तो सबसे पहले तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि लचीलापन होना चाहिए विद्यालय प्रबंधन में। और दूसरा आप कह सकते हैं विद्यालय प्रबंधन में व्यवहारिकता जो है वो भी होनी चाहिए। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो आप अलग अलग जगह लिख सकते हैं, तो इन चीजों को भी आप अलग जगह यूज कर सकते हैं। अगला है सरल शब्दों में प्रबंधन का अर्थ जो है वो लिखिए। तो संगठन में व्यक्तियों से कार्य कराना है। ये आपका सरल शब्दों में केवल और केवल प्रबंधन के अर्थ की अगर बात करें तो आप कह सकते हैं। अंग्रेजी शब्द मैनेज मैन टेक्स्टफुली को मैनेजमेंट जो है वो कहते हैं और प्रबंधन का अर्थ होता है व्यक्तियों से कार्य लेना। ये आपसे बहुविकल्पी में भी पूछा जा सकता है। जैसे आपको सेकंड सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, संस्कार को लेकर एक प्रश्न पूछा जा चुका था, उसका अर्थ होता था गुरु के पास ले जाना। तो ऐसे यहाँ पर भी प्रबंधन का पूछा जा सकता है, तो व्यक्तियों से कार्य लेना। अगला देखते हैं प्रबंधक नियोजन अभिप्रेरणा, जिसे मोटिवेशन कहते हैं अभिप्रेरणा को, तथा नियंत्रण में किस प्रकार सहायक होती है। जो प्रबंधक नियोजन है वो इन दोनों में किस प्रकार से हेल्प जो है वो करती है। तो प्रबंधन के द्वारा नियोजन, अभिप्रेरणा तथा नियंत्रण के विकास में वृद्धि होती है। उसके साथ साथ आप क्या कहेंगे कि जो प्रबंधकर्ता होता है वो कुशल प्रबंधन के द्वारा ही ये जो सभी तत्व होते हैं उनको मजबूत करके संस्था को लाभ पहुंचाने में भी सहायक सिद्ध हो सकता है। प्रबंधकर्ता क्या, जैसे आप नॉर्मल चीज क्या करिए अपने डेली लाइफ से जोड़ के देखिए। आप विद्यालय जाते हैं, आप डीएलएड कर रहे हैं, तो एक डीएलएड का जो आपका संस्थान है उसके भी सभी प्रबंधन का कार्य किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति करता है। जैसे आपकी फीस जमा हो गई या कह सकते हैं आपका कहीं बाहर कोई टूर लगा है, तो प्रबंध करता है कोई व्यक्ति। जब वो कुशल प्रबंधन करेगा, सही निर्णय लेगा, तो उसके द्वारा ही तो ये सभी जो तत्व हैं जैसे मोटिवेशन है, अभिप्रेरणा है या किसी प्रकार का नियंत्रण है, इसको मजबूती प्रदान होगी। तो उसका फायदा संस्था को भी तो मिलेगा। तो वही ये तत्वों को मजबूत करके संस्था को लाभ पहुंचाने में सहायक सिद्ध हो सकता है। अगला देखते हैं
छात्रावास के संचालन के लिए विभिन्न समितियां कौन कौन से गठित की जानी चाहिए। छात्रावास किसे कहते हैं? हॉस्टल को कहते हैं। तो अब इसमें कौन कौन सी समितियां हैं, तो सबसे पहले जैसे कि भोजन समिति, यहाँ पर लिखा है कौन सी गठित की जानी चाहिए, मतलब आप सजेशन मांगा जा रहा है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि कौन सी गठित की जाती हैं। तो भोजन समिति, मेस कमेटी होनी चाहिए, सफाई समिति होनी चाहिए जिसे हम सैनिटेशन कमेटी कहते हैं, अनुशासन समिति डिसिप्लिन कमेटी हो जाएगा, खेल समिति गेम्स कमेटी हो जाएगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति कल्चरल प्रोग्राम कमेटी। कहने का मतलब क्या है? प्रत्येक क्षेत्र को टच करना चाहिए। भोजन से संबंधित, साफ सफाई से संबंधित, अनुशासन से संबंधित, फिजिकल और मेंटली रूप से बच्चा स्वस्थ रहे उसके लिए खेल समिति, इसी प्रकार अलग अलग पार्टिसिपेंट में बच्चा आगे आ सके इसके लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम समिति। तो ये सारी आप लिख सकते हैं। अगला है विद्यालय में खेल का मैदान क्यों आवश्यक है। तो आप समझ सकते हैं क्रिकेट हॉकी फुटबॉल आदि खेलों को खेलने के लिए स्कूल में खेल का बड़े मैदान की आवश्यकता होती है। इससे स्कूल भवन का निर्माण करते समय उसमें खेल के मैदान के लिए अधिक क्षेत्र छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर वैसे देखिए लिखा नहीं है, पूछा तो गया है खेल का मैदान क्यों आवश्यक है, यहाँ पर क्या किया गया उसी के बारे में बता दिया गया। आवश्यक क्यों है? आवश्यक इसलिए है कि छात्र शारीरिक रूप से मानसिक रूप से स्वस्थ रहता है, सबसे मेन रीजन ये होता है, इसीलिए खेल को दैनिक जीवन में भी शामिल करने के लिए जोड़ दिया जाता है। ऐसा नहीं केवल आप चार दीवारी के अंदर कोई इंडोर गेम खेल रहे हैं तो वो भी खेल है। खेल आपका आउटडोर इंडोर दोनों टाइप के होने चाहिए। इंडोर आपका मानसिक लेवल थोड़ा बहुत बढ़ाएगा और आउटडोर आपका शारीरिक रूप से भी तो स्वस्थ रखेगा। अगला है मानवीय संसाधनों के प्रबंध से क्या तात्पर्य। तो मानवीय संसाधनों जो है उनके प्रबंधन का तात्पर्य उचित और योग्यता अनुसार कार्य वितरण से है, जिसको कि व्यक्ति की क्षमता के परीक्षण के पश्चात प्रदान किया जाता है। और मानवीय संसाधन जो है उनका भी सकुशल प्रबंधन ही किसी विद्यालय तथा शैक्षिक व्यवस्था का मुख्य आधार होता है। ये सारी चीजें देखिए ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको कठिन लगेगी, आप उसको क्या कीजिए जोड़ के याद कीजिए डेली लाइफ से। अगला देखते हैं विद्यालय प्रबंधन के लक्ष्य और उद्देश्यों का प्रतिपादन कौन करता है। तो इसका प्रतिपादन प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। याद होना चाहिए, ये सारी चीजें याद रखने वाली हैं। प्रबंध समिति के द्वारा जो है दोनों ही यानी कि विद्यालय प्रबंधन जो है उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों दोनों का प्रतिपादन का कार्य करता है। अगला है विद्यालय जो प्रबंधन है उसका आकलन कौन कौन सी समितियां जो है वो करती हैं। तो जैसे कि आपकी शिक्षक परिषद हो गया, छात्र परिषद हो गया, शिक्षक समितियां, विशिष्ट समितियां, सामाजिक सेवा समितियां, ये सब हो जाएंगी। अगला है विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र के कोई चार कार्य लिखिए। तो विद्यालय प्रबंधन आपने अभी देखा था, अब कार्य क्या है? शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय, पाठ्यक्रम नियोजन और कार्य इसको भी लेकर देखता है, विभाजन कार्य यहाँ पर आगे जो है वो विभाजन, और इसी प्रकार विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, और चौथा विद्यालय का बजट बनाना। नॉर्मल सी भाषा में अगर मैं आपसे कहूँ तो जैसे कोई भी विद्यालय होता है, अब उसको कितनी फीस मिली है, उसकी फीस या उसके पास कितना पैसा है, उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा विद्यालय में जो सभी चीज़ें लानी है। जैसे अभी ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया जा रहा है, ज़्यादा पैसा है तो प्रोजेक्टर लाया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि विद्यालय का बजट बनाना, उसके अकॉर्डिंग क्या सारी चीज़ें उपलब्ध हैं वो इसमें ध्यान रखी जाए या उसके कार्य में आ जाएगा। विद्यालय प्रबंधन क्षेत्र में अनुशासन बनाए रखना भी कहीं ना कहीं आता ही है। पाठ्यक्रम किस प्रकार निर्धारण हो, कौन सा पाठ्यक्रम जो है वो रखा जाए, कार्य विभाजन किसको क्या कार्य करना है, शिक्षक वर्ग के कार्य में समन्वय, ये सारे इसमें कार्य में जो है वो आ जाते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें सब समझ में आ रही तो वीडियो को सभी लोग लाइक भी अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। आप ही के लिए यहाँ सारी मेहनत की जा रही है तो आपका एक लाइक तो वीडियो को बनता ही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट कब बना। तो कब बना? 1993 में जो है ये बना था। ये प्रश्न आपका सेकंड सेमेस्टर में जो है वो पूछा गया था, वहां पर मैंने अभी जो फास्ट रिवीजन चल रहा है उनका उसमें बताया भी था। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद एक्ट जो है आपका 1993 में बना था। अगला है अध्यापक के संबंध में मुदालियर आयोग के विचार लिखिए। मुदालियर आयोग से और क्या प्रश्न पूछा जाता है, इसे किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो इसे हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। और 1952 में जो है ये आया था, 1952 के साथ तारीख भी आप याद रख सकते हैं। तो 23 सितंबर 1952 को डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी, भारत सरकार के द्वारा जो है वो की गई थी माध्यमिक शिक्षा आयोग के रूप में। बाद में इसे कह सकते हैं, इन्हीं के नाम पर मुदालियर आयोग जो है नाम इसका रख दिया गया था। अब पूछा गया इसके विचार लिखिए। तो हम इस बात से पूर्ण रूप से सहमत है कि शिक्षा के पुनर्निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक है।
इसके व्यक्तिक गुण, उसकी शैक्षणिक योग्यताएं, उसका व्यवसायिक शिक्षण तथा उसका स्कूल और समुदाय में स्थान, स्कूल की प्रसिद्धि, सामुदायिक जीवन पर उसका प्रभाव, उसमें काम कर रहे जो अध्यापक है उस पर आधारित होता है। तो अध्यापकों के संबंध में इन्होंने के ये जो है वो विचार थे। सन वगैरह याद रखिएगा जो मैंने बताया। अगला प्रश्न देखते हैं, समुदाय का अर्थ बताइए। तो समुदाय जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कम्युनिटी कहते हैं। कम्युनिटी कहते हैं दो शब्दों से मिलकर बना होता है, कॉम यानी कि एक साथ, जिसका अर्थ होगा टुगेदर, एक साथ को हम कहते हैं टुगेदर, और म्यूनिस मतलब होता है सेवा करना, टू सर्व। तो इस प्रकार कम्युनिटी का अर्थ है कि एक साथ सेवा करना, टू सर्व टुगेदर। और जो बोगार्ट्स है उनकी डेफिनेशन भी लिखी कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है। हम देखते हैं ना कि कोई भी कार्य होता है, चाहे वो डीएलएड से ही संबंधित, इस समय देखिए बैक प्रकरण चल रहा है आपका 2018 बैच के संबंध में। तो समुदाय में हम क्या देख रहे हैं, हम की भावना होती है और वह एक क्षेत्र विशेष में जो है वो रहता है। अगला देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना तथा प्रशासन का संस्थान किस शहर में है। तो किसमें है, दिल्ली में जो है वो स्थित है। अगला है, मात्र शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की गई थी। तो शैक्षिक और सामाजिक जो लाभ है उसकी सूचनाओं को महिलाओं तक पहुंचाने के लिए मात्र शिक्षक संघ की स्थापना की गई थी। एक लाइन में आपका इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खाली याद रखिएगा जो ये सूचनाएं हैं, लाभ की सूचनाएं हैं, उनको पहुंचाने के लिए की गई थी। और आज प्रदेश के प्रत्येक विद्यालय में माता शिक्षक संघ या मात्र शिक्षक संघ की स्थापना जो है वो की जा चुकी है। अगला प्रश्न है, अभिभावक शिक्षक संघ में सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है। तो आप क्या कहेंगे, कुल संख्या 20 होती है। विद्यालय अनुदान पर टिप्पणी लिखिए। तो विद्यालय के वित्तीय प्रबंधन हेतु राज्य सरकार से अनुदान प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है और ये अनुदान जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक विद्यालय को प्राप्त होता है। तो ये वाली लाइन आपको एकदम रटी होनी चाहिए कि किसके द्वारा जो है वो प्राप्त होता है। और इसी अनुदान से विद्यालय के खर्चे भी चलते हैं और अब शिक्षकों का भुगतान भी बेसिक शिक्षा अधिकारी के द्वारा ही किया जाता है। तो ये आपका विद्यालय अनुदान के बारे में ये 3 पॉइंट ध्यान रखिएगा। अगला है, समुदाय से प्राप्त धन क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे, जैसे कोई समाज सेवी संस्था हो गई या कोई धनी व्यक्ति हो गया, वो क्या करता है, विद्यालय के हित में धन की राशि देता है जिसका उपयोग विद्यालय में कमरे का निर्माण या ऐसे ही कार्य में किया जाता है, तो वो समुदाय से प्राप्त धन हो जाता है। अगला है, कक्षा कक्ष प्रबंधन से क्या आशय है। तो एक लाइन में एकदम याद रखिए कि कक्षा में संबंधित जितने भी उपकरण हैं उनकी व्यवस्था होनी चाहिए, वो आपका कक्षा कक्ष प्रबंधन से में आता है और आपकी जो टीचिंग है इससे और ज़्यादा इफेक्टिव जो है वो होती है। अगला है, आदर्श विद्यालय से आपका क्या आशय है। आदर्श विद्यालय के अंतर्गत हम देखते हैं ऐसा विद्यालय जिसमें सभी एक तो सुविधाएं हो, उसके साथ साथ जो विद्यालय है उसमें स्वतंत्र घूमने के लिए कह सकते हैं पूरी सुविधा हो, आकर्षक हो, छात्र आकर्षित हो उसमें, ऐसा ना हो कि बच्चों का जाने का ही मन ना करें, तो वो आपका एक आदर्श विद्यालय में आता है। यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है उसके अकॉर्डिंग, पर अगर आप वैसे कहें तो आप कह सकते हैं शिक्षा की गुणवत्ता में जहाँ पर सुधार हो, अच्छी तरीके से छात्रों को उदाहरणों के द्वारा जो है वो अलग अलग जो आपके ऐड होते हैं, ऑडियो विजुअल ऐड होते हैं, उनका यूज़ किया जाए, तो वो आपका एक आदर्श विद्यालय में आएगा। अगला कह रहा है कि पुस्तकालय सुधार संबंधी कोई 4 उपाय। तो बुक बैंक की स्थापना हो गया, पुस्तकालय में फर्नीचर की व्यवस्था हो गया, ये सब पुस्तकालय सुधार के संबंध में हो जाएगा। पुस्तकालय में लाइब्रेरी कार्ड द्वारा प्रवेश दिया जाए, विद्यालय समय सारणी में पुस्तकालय कालांश निर्धारित हो। आप देखते हैं जो आपके डायरी होती है स्कूल की, हाई स्कूल इंटर में, उसमें डायरी में भी लाइब्रेरी का अलग से पेज बना होता है, तो वो भी आप शामिल इसमें कर सकते हैं। विद्यालय समय सारणी में भी शामिल कर सकते हैं आप, जिससे नहीं होता है कि एक पीरियड लाइब्रेरी का अलग से लगता है कि ये हिंदी का, ये इंग्लिश का और ये पीरियड लाइब्रेरी का, ताकि बच्चों को समय मिल सके। ऐसा ना हो, बहुत बहुत से विद्यालयों में क्या होता है, लंच जो होता है उसी में कहते हैं आप लाइब्रेरी में अगर जाना है तो उसी में जाइए, और उसमें कुछ जा पाते कुछ नहीं जा पाते। खेलों का क्या महत्व है। तो मैंने बताया शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है, अभिव्यक्ति और ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अगला है, एनपीआरसी का प्रमुख नेता कौन होता है या प्रमुख कौन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, संकुल प्रभारी होता है। एनपीआरसी की फुल फॉर्म क्या होती है, न्याय पंचायत रिसोर्स सेंटर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला है, शिक्षक के अतिरिक्त बालक के विकास में कौन कौन से साधन आवश्यक हैं।
अब देखिए शिक्षक तो योगदान देते ही है, उसके बाद साथ साथ जो विद्यालय का वातावरण है, जैसे कि पीने के लिए शुद्ध पानी है, बैठने का उचित स्थान है, हवादार कमरे हैं, फर्नीचर है, ये भी तो जरूरी है, तो ये भी आवश्यक है। अगला है समय तालिका एक साधन है या साध्य है, तो इसको स्वयं में एक साधन के रूप में समझना चाहिए, क्योंकि ये साध्य नहीं है। जहाँ भी इसका प्रयोग हमने साध्य के रूप में करने की चेष्टा की है, वहीं यह अपने गौरव को समाप्त कर देता है। तो समय क्या है आपका, एक साधन के रूप में हो जाएगा। अगला है टाइम टेबल स्कूल का स्पार्क प्लग है, ये किसने कहा है, तो डॉक्टर जसवंत सिंह जो है, इनकी जो डेफिनेशन है उसके अनुसार है। और आगे भी डेफिनेशन में ऐड है कि जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रम को संचालित जो है वो करता है। अगला है समय सारणी क्या है, तो अपने दैनिक कार्यों को योजनाबद्ध रूप से संचालित करना। आप देखते हैं विद्यालय में होता है, ये पीरियड होगा, ये टीचर्स है, ये सारी चीज़ें तो वो समय सारणी के तो तहत होता है। विद्यालय भी आप जाते समय सारणी के तहत जाते हैं। अगला है रॉस के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाएं क्या हैं, तो आप क्या कहेंगे, शिक्षा प्रक्रिया की धारणा में बच्चों के जो प्रत्यक्ष अनुभव है या प्रत्यक्ष जीवन यापन है उसके द्वारा सीखने में विश्वास जो है वो करती है शिक्षा प्रक्रिया की धारणा। और स्कूल को एक छोटा समाज समझने की धारणा, जिसमें बच्चे सामाजिक प्रक्रियाओं में वास्तविक रूप से भाग लेकर सभ्य जीवन व्यतीत करना सीखते हैं। तो रॉस के अकॉर्डिंग पूछा गया तो इन्हीं के शब्दों में आपको लिखना होगा, जहाँ पर आप अपने शब्दों का यूज नहीं करेंगे। अगला है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्य सहगामी क्रियाओं की आवश्यकता, तो आप क्या कहेंगे कि जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे कि स्वच्छ है वातावरण, आनंदप्रद सुव्यवस्थित स्कूल, ये सारी चीज़ें मिलने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अलग अलग क्रियाएं जो हैं उनका आयोजन हो, विद्यार्थी उसमें भाग ले सकें, उनका या उनकी जब सहभागिता होती है तो क्या होता है, बच्चे की क्रिएटिविटी आती है और सारे गुण भी जो है वो आते हैं। तो मनोरंजक कार्य लिखा भी है, जैसे ऑक्यूपेशन योजनाओं की व्यवस्था करनी होगी जो बच्चों को प्रभावित करे और उनकी विभिन्न रुचियों को विकसित करे। अगला है स्वास्थ्य के संबंध में विवेकानंद जी ने क्या कहा है, तो आज भारत को भगवत गीता की ही नहीं वरन फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट कथन है, आपसे बिल्कुल पूछा जा सकता है, तो इसको एकदम रट के रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी ने जो ये कहा था। अगला क्वेश्चन है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है, तो ग्राम प्रधान होता है। इस टाइप के प्रश्न वाइवा में आपसे बहुत पूछे जाते हैं। अगला है शैक्षिक उपकरणों के अंतर्गत क्या क्या सामग्रियाँ आती हैं, तो श्याम पट हो गया, चार्ट, मॉडल, मानचित्र, रेखा चित्र, आकृतियां, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री, ये सभी शैक्षिक उपकरण में आपकी आती हैं। अगला है पेयजल व्यवस्था से क्या अभिप्राय है, तो विद्यालय में पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था स्वच्छ स्थान पर हो अर्थात शौचालय के आसपास नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अगला है मानवीय साधन के अंग बताइए, तो मानवीय संसाधन में प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र और समुदाय, ये सभी जो है वो आते हैं। अगला है मानवीय संसाधन के प्रबंधन की दो विशेषताएं लिखिए, तो इसमें मानवीय संसाधनों का प्रबंधन एक उत्तम शिक्षा व्यवस्था के लिए अति आवश्यक जो है वो माना गया है। ये आप पहले पॉइंट के तौर पर विशेषता लिख सकते हैं। और दूसरा लिख सकते हैं मानवीय संसाधन के प्रबंधन से विद्यालय में भी तो सुधार होता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति निर्धारित कार्य में निष्ठा के साथ संलिग्न रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सफल शिक्षक में कोई दो गुणों का उल्लेख जो है वो कीजिए। तो कौन कौन से गुण हो सकते हैं कि अध्यापक आपका एक तो शारीरिक और मानसिक रूप से भी स्वस्थ और चरित्रवान हो, क्योंकि उसका प्रभाव छात्रों पर भी पड़ेगा। इसी प्रकार अध्यापक जो है उसको मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान भी हो, जिससे कि जो बालक हैं उसकी जो विभिन्नताएं हैं, बालक का किसमें इंटरेस्ट है, उसका किसमें मोटिवेशन आ रहा है, प्रेरणा उसको किससे मिल रही है, बच्चे में क्या योग्यता है, उन सारी चीजों को समझ कर उस छात्र के अनुसार जो है वो सही मार्गदर्शन जो है वो कर सके। तो मनोविज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान बहुत जरूरी है अध्यापक के लिए। अगला कह रहा है कि विद्यालय प्रबंध समिति में महिलाओं का प्रतिशत कितना होता है, तो लगभग 15% जो है वो आपका हो जाएगा। अगला कह रहा है कि वाद विवाद और भाषण से आपका क्या लाभ है, तो आप क्या कह सकते हैं, यहाँ पर तो मैक्नोन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिखी है, पर मैं अगर सिंपल भाषा में आपसे कहूँ तो वाद विवाद का और भाषण का सबसे मेन जो कराने का उद्देश्य होता है इस प्रकार की प्रतियोगिता की छात्र जो है अपनी जो भावनाएं हैं, अपने जो विचार हैं वो दूसरों के सामने प्रकट कर सके। प्रत्येक छात्र के सोचने की क्षमता अलग अलग होती है, अलग तरीके से सोचता है। जब अलग अलग लोग अलग अलग विचार प्रस्तुत करेंगे, छात्र में कॉन्फिडेंस भी आएगा, आत्मविश्वास भी आएगा, और उसका जो चिंतन है और ज़्यादा जो है वो ब्रॉड होगा। ये सारे आप पॉइंट वाइज जो है वो लिख सकते हैं। अगला है राष्ट्रीय पर्व कौन कौन से होते हैं, तो गणतंत्र दिवस आपका हो गया, स्वतंत्रता दिवस हो गया, गांधी जयंती हो गया, राष्ट्रीय पर्व में। अगला है सूचना और अभिलेखों का विद्यालय प्रबंध में स्थान बताइए। तो सूचना और अभिलेख का क्या होता है विद्यालय प्रबंध में स्थान,
जो भी प्राप्त सूचनाएं हैं उनको लिखित रूप में रखना आपका अभिलेख कहलाता है। जैसे आप देखते हैं विद्यालय में फाइलें होती हैं, आपका जैसे किसी विद्यालय में आपने क्या किया, कोई क्लास में आपने पेपर दिए, एग्जाम आए, आपके नंबर आए, तो क्या किया गया, उनका रिजल्ट निकाला जाता है। तो अलग अलग लेवल पर उनको विद्यालय में भी सुरक्षित रखा जाता है। ऐसा हो कि कभी आप रिजल्ट आप खो दें तो ऐसा नहीं कि विद्यालय के पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। तो सारी लिखित रूप जो भी सूचनाएं हैं उसको लिखित रूप में रखना आपका अभिलेख कहलाता है। और अभिलेखों के द्वारा संबंधित जो व्यक्ति हैं उनको अलग अलग प्रकार की सूचनाएं दी सकती हैं, विभिन्न प्रकार की। और सूचना और अभिलेख एक दूसरे के पूरक होते हैं, ये भी आप अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान है, ये कथन किसका है? तो ये जो है वो डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी जी जो है इन्होंने जो है वो दिया था। अगला है, लॉग बुक जो है वो क्या है? तो इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। और ये प्रश्न आपका पूछा भी जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा। विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है और वास्तव में ये वह माध्यम है जो कि विद्यालय के इतिहास का भी ज्ञान कराता है, लॉग बुक। ये एक प्रकार से विद्यालय की डायरी होती है। एक साधारण सी भाषा में आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से विद्यालय की डायरी होती है। इसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे कि विद्यालय की विशेष घटनाएं हो गई, नवीन पाठ्य पुस्तक हो गई, यंत्र कार्य आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य घंटे, विद्यालय में निरीक्षण के लिए आए विभिन्न अधिकारियों के हस्ताक्षर। तो ये अलग अलग आप जो पॉइंट देख पा रहे हैं लॉग बुक में आपको देखने को मिलता है। आप एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अगर आप लिख देंगे तो एग्जामिनर जो भी चेक करेगा, अगर पेपर में पूछा गया प्रश्न, तो उससे ये पता चलता है कि छात्र को जानकारी है। अगला है प्रश्न कि प्राथमिक विद्यालय जो है उसको ग्रांट कौन प्रदान करता है? यहाँ पर दो मात्रा लगेगी कौन में, तो आप क्या कहेंगे, ग्राम पंचायत तथा सरकार जो है वो प्रदान करते हैं। तो ये सारी चीजें तो वन लाइनर है, आप आसानी से याद रख सकते हैं। अगला है, स्कूल कैलेंडर में क्या होता है? तो आप क्या देखते हैं, विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है आपका स्कूल कैलेंडर, जिसमें विद्यालय अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां जो है वो तय कर दी जाती हैं। अच्छा, आप लोग की इंटर्नशिप होती है तो आपको पता होगा, आपने बनाई भी होगी, इसकी एक अलग से फाइल बनती है। जो स्कूल के कार्यक्रम होते हैं, जैसे स्कूल का अटेंडेंस का एक किसी मंथ का बनता है, तो इसको भी बनाया जाता है, अगर आपके वहाँ बनवाया गया होगा तो। नहीं तो आपने देखा होगा, तो ये स्कूल कैलेंडर में आता है। अगला है धाराओं के प्रकार। तो गर्म धाराएं, ठंडी धाराएं, दो टाइप की आपकी होती हैं तापमान के अनुसार। और ये क्वेश्चन आपका यहाँ बीच में पता नहीं कहाँ से ज्योग्राफी का पूछ लिया गया है। ये कोर्स में आपके है जरूर, पर आपके सोशल साइंस में है। मेरे ख्याल से कुछ क्वेश्चन आपके बीच में सोशल साइंस के दो चार आ गए हैं। तो अगला है, ज्वार भाटा किसे कहते हैं? तो सूर्य और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण समुद्र तटों पर 24 घंटों में 2 बार समुद्र का जल किनारे पर आगे बढ़ता है और फिर वापस लौटता है। इस प्रकार महासागरीय जल के ऊपर उठने को ज्वार और नीचे उतरने को भाटा जो है वो कहते हैं। देखिए कोर्स में आपके सोशल साइंस में, इसलिए मैं भी छोड़ नहीं रहा हूँ, पढ़ाई दे रहा हूँ। अगला है, ज्वार भाटा से लाभ क्या होते हैं? तो ज्वार के समय उथले जो बंदरगाह उनकी गहराई बढ़ जाती है, जिससे बड़े बड़े जलयान भी बंदरगाह तक पहुंच जाते हैं और भाटे के साथ लौट आते हैं। इस प्रकार माल ढोने वाले जो जलयान हैं उनके द्वारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से पहुंच जाता है। और क्या पॉइंट आप लिख सकते हैं कि ज्वारीय शक्ति से विद्युत उत्पन्न की जा सकती है। आप देखते हैं बहुत से संसाधन के रूप में, जैसे कि आपका ऊर्जा के रूप में आप कह सकते हैं, ये ज्वारीय शक्ति के रूप में यूज किया जाता है। और ज्वार आने के कारण समुद्र तट पर अनेकों प्रकार की वस्तुएं, सीप हो गया, शंख, मोती आदि वस्तुएं भी किनारों पर आ जाती है। तो ये सब आप लाभ में लिख सकते हैं। अगला है, प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा में अंतर बताइए। ये लगभग आपके 4-5 क्वेश्चन है, देखिए नहीं 4 तक है। जनसंख्या विस्फोट के बाद टीएलएम फिर से आपका आ गया है। तो क्या है क्वेश्चन, प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा में? तो जो मानव के द्वारा किसी प्रकार की कोई घटना या कह सकते हैं कोई कृत कार्य किया जाता है, उसके कारण जो आई हुई आपदा होती है वो मानवकृत आपदा में आती है। और प्राकृतिक में जो प्राकृतिक शक्तियाँ उसके कारण, अब प्राकृतिक में क्या क्या एग्जाम्पल, जैसे भूकंप, सुनामी, बादल का फटना, विस्फोट, ज्वालामुखी, ये सब प्राकृतिक आपदा में होती है। मानवकृत आपदाएं में मानव के कुप्रबंध या दुष्कर्म के कारण, जैसे कि आग लग जाती है, परमाणु आपदाएं हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं, तो ये सब आपकी मानवकृत आपदा में। अगला है, बाढ़ आने के कारण का उल्लेख कीजिए। तो बाढ़ क्यों आती है? एक तो ये होता है बहुत ज़्यादा वर्षा जरूरत से ज़्यादा होती है, तो भारी वर्षा तथा चक्रवाती वर्षा बाढ़ के कारण है।
और क्या आप कह सकते हैं, अधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और क्या आप कह सकते हैं, भारत के पूर्वी तट पर बंगाल की जो खाड़ी है उसमें तीव्र गति से चक्रवातों से भयानक बाढ़ जो है वो आती है। तो ये सब आपके कारण हो जाएंगे। अगला है बादल का फटना किसे कहते हैं। तो आप क्या देखते हैं, जब एक बड़ी मात्रा में जल जो है वो जमीन पर गिरता है उसको बादल का फटना कहते हैं। इसको अगर बात करें लैंग्वेज में, तो बादल फटने के दौरान तेजी से आंधी आती है और बिजली कड़कती है। इस दौरान हवा में जो मौजूद आयन के रूप में विद्युतीय आवेश है वो बादल में जो है वो मौजूद पानी को बड़ी मात्रा में ऊपर उठा देते हैं। हवा में जो मौजूद आयन होते हैं उसके रूप में विद्युतीय आवेश बादल में मौजूद पानी को बड़ी मात्रा में ऊपर उठा देते हैं। अब इस विद्युतीय आवेश के अचानक बंद हो जाने से पानी क्या होता है, एक बार के एक छोटे दायरे में तेजी से बौछारों के रूप में गिरता है, जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही होती है, जिसे हम बादल का फटना जो है वो कहते हैं। ऐसा बादलों के अत्यधिक घनत्व के कारण होता है। ये क्वेश्चन आपसे बहुत करके में पूछा जाता है, बादल का फटना किस घटना पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या घनत्व, इस टाइप से पूछा जाता है। तो बादलों के अत्यधिक घनत्व के कारण होता है। अगला है जनसंख्या विस्फोट। तो एक लाइन में आप कह सकते हैं कि जब किसी देश में जनसंख्या वृद्धि अनियंत्रित हो जाए और इस वृद्धि के कारण मानव समाज का सामाजिक आर्थिक विकास प्रभावित होने लगे, तो वह स्थिति जनसंख्या विस्फोट के अंतर्गत आती है। अगला है टीएलएम। ग्रांट का पूरा नाम क्या है। देखिए टीएलएम है, साथ में ग्रांट भी है। तो शिक्षण अधिगम सामग्री अनुदान, इंग्लिश में फुल फॉर्म होती है टीचिंग, एल से लर्निंग, एम से मटेरियल, और ग्रांट तो आपका हो गई टीचिंग लर्निंग मटेरियल। इंटर्नशिप में आप ये वर्ड बहुत यूज करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक शिक्षा से क्या अभिप्राय है। तो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खेल कूद, व्यायाम, योगासन, स्काउटिंग, गाइडिंग, ये सारी जो क्रियाएं होती हैं वो इसी में तो आती हैं। स्काउट गाइड आपके कोर्स में भी डीएलएड के होता है। आप देखते हैं चारों सेमेस्टर में से एक बार जो है वो कराया भी जाता है। अगला है ग्राम शिक्षा निधि का खाता किन किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर की अपेक्षा रखता है। तो ग्राम शिक्षा निधि का खाता ग्राम प्रधान और प्रधानाध्यापक, कौन कौन, ग्राम प्रधान या और उसके साथ साथ प्रधानाध्यापक या प्रभारी के संयुक्त रूप में होता है। और इस धन को दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर के द्वारा ही बैंक से निकाला जाता है और दोनों की सहमति के आधार पर ही खर्च भी किया जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, ग्राम शिक्षा निधि का खाता किन किन व्यक्तियों के हस्ताक्षर की अपेक्षा रखता है। ये बेसिक चीजें भी हैं आपकी, कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो नॉर्मल भी आपसे वाइवा, जैसे मैंने कहा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे वाइवा में बहुत पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला है प्रधानाध्यापक के मुख्य दायित्व क्या होते हैं। तो सबसे पहला क्या कहेंगे आप, योजना बनाना। कोई भी आप देखेंगे विद्यालय में उसे कार्य कराना होता है तो सबसे पहले क्या करेगा, योजना बनाता है, फिर उसका परिनिरीक्षण करता है, फिर शिक्षण, फिर पथ प्रदर्शन, फिर पाठ्य पुस्तकों का चयन, इसी प्रकार पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाओं का आयोजन, इसी प्रकार संपर्क कर्तव्य और लास्ट में मूल्यांकन। तो ये सभी क्या है, तो दायित्व है किसके, प्रधानाध्यापक के। किसके संबंध में, विद्यालय प्रबंधन के संबंध में या विद्यालय के संबंध में आप कह सकते हैं। ये हमारा यहाँ से लास्ट पेज है। इसके बाद के जो प्रश्न इतने ही जितने आज हमने देखे हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट वाले जो है वो पार्ट में। और ये हमारे जो है वो लास्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। लास्ट में क्या करेंगे, हम एक प्रश्न आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में प्रश्न पूछते हैं। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया, इतने अच्छे से सारी चीज़ें यहाँ पर समझाई जा रही हैं, आगे से आगे सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम दोनों ही जगह आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर ऐड हो सकते हैं। और एक टाइमिंग भी मैं अपडेट कर देता हूँ, सुबह के 11 बजे और शाम के 8 बजे। ये दो टाइमिंग है किसकी, चतुर्थ सेमेस्टर डीएलएड की। और दोपहर के 3 बजे जो टाइमिंग है वो सेकंड सेमेस्टर की है। चलिए देखते हैं प्रश्न आपका, प्रधानाध्यापक को पथ प्रदर्शन किस प्रकार करना चाहिए, आप बताइए किस प्रकार से करेगा। तो वो शिक्षकों और विद्यार्थियों के समक्ष जो उठने वाली समस्याएं हैं उसका निदान या तो स्वयं करेगा या उन लोगों को इसके लिए सक्षम बनाएगा। अब यही है, आपको ही है, आपके माता पिता क्या करते हैं, या तो आपको कोई समस्या आती है खुद जाके हल करते हैं, या तो आपको समझाते हैं कि बेटा ऐसे ऐसे करो। तो वही है यहाँ पर, वह यह सक्षमता तभी प्रदान कर सकता है जब उसमें निर्देशन और परामर्श देने की सक्षमता हो। मुख्याध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह निर्देशन और परामर्श के उद्देश्य से नवीन विधियों का ज्ञान रख सके, उसकी अभिवृत्ति या निर्देशन प्रक्रिया के प्रति सकारात्मक होनी चाहिए, जिससे वो छात्रों और अध्यापकों को सही दिशा की ओर उन्मुख जो है वो कर सके। सकारात्मक का कहने का मतलब ये है, अब जैसे थोड़ा सा आप क्या करिए, सकारात्मक का कहने का मतलब क्या है, जैसे कि कोई आप हैं क्या कहते हैं,
आप एक पेरेंट्स के तौर पर हैं और आपका बच्चा जो है किसी से लड़ के आया है। अब आप क्या करेंगे, अगर पॉजिटिव नहीं होंगे, सकारात्मक नहीं होंगे, तो बच्चे से क्या कहेंगे, जाओ उसका मुंह तोड़ाओ। अब आप क्या कर रहे हैं, आप तो उस बात को और बढ़ा रहे हैं, गलत वे में ले जा रहे हैं। तो वही चीज यहाँ पर भी है, प्रधानाध्यापक भी अगर उसके अंडर में जो व्यक्ति आ रहा है उसके प्रति सकारात्मक नहीं होगा तो क्या वो निर्देशन जो है वो सही देगा, नहीं देगा। इसीलिए सकारात्मक होना चाहिए, ताकि जो भी वो निर्देशन प्राप्त कर दे रहा है किसी भी छात्र को, किसी भी अध्यापक को, जो भी इसके अंडर में आ रहा है, वो सही पॉजिटिव वे में जो है वो जाए। अगला देखते हैं प्रोजेक्टर क्या है। तो इसमें चित्रों को बड़े पर्दे पर प्रतिच्छेदित जो है वो कर दिया जाता है। बहुत से विद्यालयों में आप देखते हैं प्रोजेक्टर लगा भी होता है। अगला है विद्यालय में जनसंपर्क किसे करना चाहिए। तो मुख्याध्यापक विद्यालय और समाज को जोड़ने की एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं। कुछ लोग ये भी विचार है कि प्रधानाध्यापक को एक जनसंपर्क अधिकारी की भी भूमिका का निर्वाह करना होता है। उसे छात्रों, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज के सदस्यों के साथ मधुर संबंध भी स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है। ये कथन किसका है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है आपका। शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है, ये H.G. वेल्स जो है इनके अनुसार ये कथन है। इन्होंने कहा था शिक्षक इतिहास का वास्तविक निर्माता होता है। देखते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद के प्रश्न हम देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, और एक प्रश्न अभी हम आपसे भी पूछेंगे। तो प्रश्न आपका क्या है, मीना मंच क्या है। तो सरकार ने मीना मंच योजना का संचालन बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए किया है। किस पर बेस्ड है, बालिकाओं की शिक्षा जो है उसके प्रति जागरूक करने के लिए किया है। इसे शैक्षिक योजना के अंतर्गत मीना नामक जो बालिका है उसकी प्रमुख भूमिका को प्रदर्शित जो है वो किया गया है। आप देखते हैं तो आपके जो विद्यालय हैं वहां पर मीना मंच का आयोजन किया भी जाता है। तो सारे प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नया प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न इस वीडियो का आपके लिए है कि स्कूल चलो अभियान जो है वो आपका कब जो है वो उत्तर प्रदेश में जो है वो चलाया गया था। चार ऑप्शन भी मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन है सन 2000, दूसरा ऑप्शन है सन 2004, तीसरा ऑप्शन है सन 2006, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था, ये आपका जो है वो प्रश्न है। सभी लोग अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट वाले पार्ट में इसका आंसर भी देखेंगे और बाकी बचे सारे प्रश्न देखेंगे, जिसमें सभी प्रीवियस ईयर के भी सारे आपके प्रश्न आ जाएंगे। इसी के साथ हमारे ये वीडियो आज का समाप्त होता है। आज में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जुड़ जाइएगा, और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, और साथ ही साथ बालाजी स्टडी डेटा सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।